हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन माय इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक की पोएम नंबर 6 अमांडा पढ़ने जा रहे हैं, रिटन बाय रॉबिन क्लेन। माई सेल्फ वैशाली दुबे फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा। स्टूडेंट्स, इस पोएम में हम अबाउट द पोएट, इंट्रोडक्शन टू द लेसन, समरी ऑफ द पोएम, एक्सप्लेनेशन, लिटरेरी डिवाइसेस एंड क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पोएट के विषय में जानेंगे। रॉबिन मैकमार्क्लेन इज़ एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ books for children. She writes children's and young adult fiction. Some of her famous books are Hating Alison, Ashley, People Might Hear You, etc. Halfway Across the Galaxy and Turn Left and Boss of the Pool are some of her famous writings. ये इनकी फेमस राइटिंग्स हैं और बुक्स हैं। Introduction to the lesson. Robin Klein has expressed the views of little girl Amanda, who is constantly pointed out by her mother for making mistakes. यहाँ पर रॉबिन क्लेन ने इस पोएम अमांडा में एक कैरेक्टर है, छोटी सी एक लड़की है, जिसके विषय में उसके व्यूज़ यानी उसके विचारों को यहाँ एक्सप्रेस किया है, जहाँ पर उसकी माँ उसे हमेशा उसके द्वारा की जाने वाली मिस्टेक्स यानी गलतियों के लिए उसे पॉइंट आउट करती हैं, उसे इंटीमेट करती हैं। मिस्टेक्स विच शी considered so as they are not part of the code of good conduct laid out by the society in which we live. यहाँ पर वे मिस्टेक्स, उन गलतियों की बात की जा रही है जिनके द्वारा उसे समाज में एक अच्छे आचार संहिता के अंतर्गत नहीं रखा जाता, इसलिए वे उन मिस्टेक्स को उनकी बेटी अमांडा को अवगत करा रही हैं। समरी ऑफ द पोएम देखेंगे। द पोएम डील्स विद द अपब्रिंगिंग ऑफ स्मॉल चाइल्ड अमांडा। यहाँ पर अमांडा की परवरिश को लेकर के ये पोएम लिखी गई है। इट हाईलाइट्स द स्ट्रगल फेस बाय द चाइल्ड। यहाँ पर बच्चों द्वारा सामना किए गए संघर्षों को हाईलाइट किया गया है। द पोएट मेक्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट अ चाइल्ड शुड नेवर बी डिनाइड फ्रीडम। और कभी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कहते हैं कि एक बच्चे को कभी भी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ देयर फ्रीडम। हाँ, बच्चों को, अपने माता पिता को जो है बच्चों की परवरिश के लिए जिम्मेदार तो माता पिता हैं, लेकिन उनकी स्वतंत्रता की कीमत पर भी नहीं होना चाहिए। Amanda is prepared to be accepted in the society and this training needs her freedom to be restricted. अमांडा समाज में स्वीकार किए जाने के लिए तैयार है और इस प्रशिक्षण को वो प्रतिबंधित करने के लिए उसकी स्वतंत्रता की उसे आवश्यकता है। Her imagination is not given enough space that makes a show angry and that she wishes to be an orphan. और उसकी कल्पना जो है उसको इतना स्थान नहीं दिया गया है कि वह इतना गुस्सा करे और वह एक अनाथ बनना चाहती है। ऑर्फन मीन्स होता है अनाथ। द कंटिन्यूस नैगिंग हैज़ दस मेड हर मूडी। और उसको लगातार परेशान किया जाना जो है उसे एक मूडी लड़की बनाता है। डोंट वाइट योर नेल्स अमांडा। अपने नाखून मत कुतरो अमांडा। डोंट हांच योर सोल्जर्स अमांडा। अपने कंधों को मत झुकाओ अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। जो है झुकना बंद करो अमांडा, सीधे बैठो अमांडा। यहाँ पर बाइट यानी होता है काटना, हांच यानी होता है बैंड करना, मोड़ना, स्लाउचिंग यानी होता है लेज़ी वे में बैठना। यहाँ पर माँ जो है बच्चे को बोल रही हैं कि अपने नाखून मत कुतरो अमांडा, अपने कंधों को मत मोड़ो अमांडा, अपने आपसे झुकना बंद करो और सीधे बैठो अमांडा। अब ये एक लड़की को जब मनाही की जा रही है तो वो ब्रैकेट में उसके विचार यहाँ पर शो किए जा रहे हैं। देयर इज़ द लैंग्वेज हिमलैंड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी अ मरमैड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। अमांडा यहाँ कह रही है कि वहाँ एक शिथिल सा हरा सागर है। लैंग्वेज मीन्स होता है रिलैक्स यानी शिथिल सा। इमरलैंड यानी हरे पन्ना रंग की कलर का सागर है, जहाँ पर वह सोल मीन्स अकेली, इनहेबिटेंट यानी अकेली उस समुद्र की वो निवासी है। मी इज़ मी मतलब मैं उस अकेले समुद्र की निवासी हूँ। अ मरमेड और उस समुद्र में मैं एक क्या हूँ, एक मरमेड यानी जलपरी हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली जो उस पर बहुत ही कोमल प्रसन्नता के साथ ड्रिफ्ट कर रही है। दैट मीन्स कैरेड स्लोली बाय द वाटर यानी पानी में धीरे धीरे चल रही है। ये अमांडा की फीलिंग है यहाँ पे।
लिटरेरी डिवाइस में यहाँ पर एनाफोरा यूज़ किया गया है, रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड एट स्टार्ट ऑफ 2 और मोर लाइन्स, डोंट वाइट, डोंट हंच, ये 2 वर्ड यहाँ पर डोंट यूज़ किए गए हैं। एजोनेंस में यहाँ पर वॉवेल साउंड ओ का यूज़ किया गया है, डोंट हंच और सोल्जर ओ एंड ओ। राइम स्कीम A है, अमांडा स्ट्रेट, अमांडा सी मी ब्लिसफुली, ये आप स्टैंजा में देख सकते हैं। मेटाफोर यहाँ पर इमरलैंड सी यूज़ किया गया है, जिसे हम रूपक के रूप में कह सकते हैं। फॉर ग्रीन कलर यहाँ यूज़ किया गया है। रेपुटेशन वर्ड यहाँ पर अमांडा यूज़ किया गया है। इमेजरी वर्ड यहाँ पर कल्पना के रूप में ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली यूज़ किया गया है, कि वह वहाँ पर समुद्र में ड्रिफ्ट कर रही है हैप्पीली या ब्लिसफुली। अलिट्रेशन वर्ड है स्टॉप, दैट, स्लाउचिंग, अगेन, सेट अप, स्ट्रेट, मतलब एस जो कॉन्सोनेंट साउंड है इसका रिपीटेशन किया गया है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। एंड एलुजन में यहाँ पे मरमेड जो है एक जलपरी के रूप में इमेजरी क्रिएचर यूज़ किया गया है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, नेक्स्ट स्टैंजा में माँ कहती है क्या तुमने अपना गृह कार्य कर लिया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया अमांडा। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमांडा, मेरे विचार से मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा था अमांडा। अब ये माँ ने बोला, अमांडा सोच रही है आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, मैं गली में इधर उधर घूमने वाली। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हॉर्स्ड बेयर फीट, मैं अपने नंगे पाँवों से कोमल धूल पर धीरे से आकृति बनाती हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, सुनहरी चुप्पी जो है, साइलेंस में चुप्पी जो है वह सुनहरी होती है। दैट द फ्रीडम इज स्वीट, और आज़ादी मधुर होती है। ऑर्फन मीन्स अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एंड हाउस्ड मीन्स होता है क्वाइट एंड स्टिल प्लेस, यानी शांत। यहाँ पर माँ कह रही है, अमांडा की फीलिंग है कि मैं एक अनाथ हूँ, मैं इधर उधर घूमती हूँ सड़कों पर, और मैं अपने नंगे पाँवों से पैटर्न बनाती हूँ धूल के ऊपर, कोमल धूल के ऊपर धीरे से आकृति बनाती हूँ। और अमांडा कहती है कि चुपचाप होना या साइलेंस क्या है, गोल्डन है, सुनहरा है, और आज़ादी क्या है, मीठी है। इसमें लिटरेरी डिवाइस डिस्कस करेंगे। एनाफोरा यूज़ किया गया है, डिड यू फिनिश, डिड यू फिनिश, डिड वर्ड यूज़ किया गया है। रेपिटेड यूज ऑफ अ वर्ड एट स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइन्स। राइम स्कीम यहाँ पर यूज़ की गई है AADAEEE, मतलब अमांडा शूज़, अमांडा स्ट्रीट, फीट, स्वीट। ये आप देख रहे हैं कि एंडिंग ऑफ द लाइन्स में ये सेंटेंस, ये वर्ड्स आए हैं, और ये इसमें राइम स्कीम यहाँ पर शो हो रही है। एजोनेंस में यहाँ पर ओ वॉवेल साउंड का यूज़ किया गया है। थॉट, टोल्ड यू, योर शूज़, ओ वॉवेल साउंड इस पूरे लाइन में आया है। रेपिटेशन यूज्ड वर्ड है यहाँ पे अमांडा। मेटाफर यहाँ पर साइलेंस इज गोल्डन, ये रूपक के रूप में कहा गया है कि सुनहरा चुप्पी जो होती है वो सुनहरी होती है। सिमिलरली फ्रीडम इज स्वीट, यानी स्वतंत्रता कैसी होती है, मीठी होती है। ये 2 मेटाफर वर्ड यहाँ यूज़ किए गए हैं। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कह रहे हैं डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, पोएट बता रहे हैं कि वह चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अपने मुहासे, एक्ने मीन्स होता है मुहासे, याद करो अमांडा। विल यू प्लेस लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा, क्या कृपया तुम मेरी तरफ देखोगी अमांडा जब मैं तुमसे बोल रही हूँ। अब यहाँ पर अमांडा की क्या एक्सपीरियंस है, क्या फीलिंग्स हैं, वो अमांडा ने, पोएट ने लिखे हैं। आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मैं रेपेंजल हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं बेपरवाह हूँ। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रियर, जीवन जो है वह टावर में जो ज़िंदगी है, टावर यानी ऊंचाई पे जो ज़िंदगी है वो कैसी है, ट्रैंक्विल है, और रेयर है मतलब वह दुर्लभ है और शांत है। ट्रैंक्विल मीन्स काम एंड क्वाइट। आई विल सर्टेन नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं अपने निश्चय ही चमकदार जो नीचे बालों को नहीं जाने दूंगी। Acne means pimple, Rapunzel a girl in the fairy tale by Brothers Grimm, and tranquil means होता है calm या quiet, and rare यानी होता है uncommon।
यहाँ पर आपका जो अमांडा है वो अपने आप को एक रूपेंजल यानी परी के रूप में फील कर रही है, और वो अपने आप को एक टावर में, जहाँ का जीवन शांत और दुर्लभ है, वहाँ अनुभूति देने वाले टावर में अपने आप को मान रही है। और वो बोल रही है कि मैं अपने लंबे बालों को नीचे नहीं फहराऊँगी, लहराऊँगी, ताकि उस बालों के सहारे कोई ऊपर ना आए। और इसमें एक फेयरी टेल है वो रोपंजल की, जिसमें एक डायन ने एक परी को टावर में कैद कर रखा था, और वो डायन उसके लंबे बालों के सहारे उसके टावर तक पहुंच जाती है। इसीलिए वो कहती है कि मैं अपने बालों को नहीं फैलाऊंगी। यहाँ ये इमेजरी वर्ड्स के फॉर्म में यूज़ किया गया है। लिटरेरी डिवाइसेस एल्यूजन यूज़ किया गया है। फेयरी टेल के रूप में यहाँ पर रैपेंजल कैरेक्टर यूज़ किया गया है। राइम स्कीम यहाँ पर AAFAGG यानी यूज़ की गई है। अमांडा अमांडा यू, अमांडा केयर रेयर हेयर। ये एंडिंग ऑफ द लाइन्स में आप इन वर्ड्स को पढ़ लेंगे। ये राइम स्कीम हुई। एजोनेंस वर्ड यहाँ पर ई और ओ वॉवेल साउंड का यूज़ किया गया है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। कंसोनेंस यहाँ पर कॉन्सोनेंस में यहाँ पर यूज़ ऑफ साउंड आर। आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर ब्राइट हेयर। आर जो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसका इस लाइन में यूज़ किया गया है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंस। एंड रेपिटेशन वर्ड यहाँ अमांडा यूज़ किया गया है। स्टॉप दैट शल्किंग एट वंस अमांडा, फोर्थ स्टैंजा में कहा जा रहा है उस अचानक आने वाले गुस्से को बंद करो अमांडा। सल्किंग मीन्स होता है बी इन अ बैड मूड यानी गुस्सा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा यानी वंस यानी अचानक आने वाला जो सल्किंग यानी गुस्सा है उसको बंद करो अमांडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तुम हमेशा इतनी चिड़चिड़ी सी रहती हो अमांडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड यू एट यू, कोई भी यही सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा क्या करती हूँ, नेग्ड करती हूँ, टोकती रहती हूँ, परेशान करते रहती हूँ अमांडा। नेग्ड मीन्स होता है हराश, मूडी यानी अनस्टेबल, सल्किंग यानी बी इन अ बैड मूड। यहाँ पर अमांडा को ये बात कही जा रही है उसके पेरेंट्स के थ्रू। हम फिर इस पे लिटरेरी डिवाइस की बात करते हैं। एलिट्रेशन में यहाँ पर एस साउंड यूज़ किया गया है। स्टॉप दैट शल्किंग रेपिटेड वर्ड है ये एट द स्टार्ट ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स एस। स्टॉप दैट शल्किंग एस यूज़ किया गया है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। रेपिटेशन वर्ड अमांडा वर्ड यूज़ किया है बार बार। एंड राइम स्कीम यहाँ पर है AAHAA। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा इज यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। आप देखते हैं लास्ट में अमांडा अमांडा आया है। थर्ड लाइन में आया है एनीवन वुड यू थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, यू वर्ड आया है, और लास्ट में फिर अमांडा आया है। इस प्रकार की राइम स्कीम यहाँ पर यूज़ की गई है। नेक्स्ट, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज़, हाउ डू यू नो दिस। यहाँ क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि अमांडा की उम्र कितनी है और आप यह कैसे जानते हैं। अमांडा's age could be between 10 to 12 years old. We can guess this because of the reference to मरमेड एंड रैपेंजल। अमांडा की उम्र 10-12 साल के बीच हो सकती है। वह जलपरी या रैपेंजल के संदर्भ में हम इसका एक अनुमान लगा पाते हैं, और इस कहानी को 10 से 12 वर्ष के बीच के बच्चे ही पढ़ते हैं। दिस स्टोरीज आर रीड बाय चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ ग्रुप 10 to 12 years. हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। आपको क्या लगता है कि कौन उससे बात कर रहा है। वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर। उसके माता पिता में से कोई एक उससे बात कर रहा है। वी थिंक दैट प्रोबेबली इट कुड बी हर मदर। ये सोच सकते हैं कि हो सकता है ये उनकी माँ हो। वी थिंक दिस बिकॉज इट्स अ जनरल परसेप्शन दैट चिल्ड्रन आर टेकन केयर बाय देयर मदर्स एट होम। ये एक जनरल सी बात होती है कि बच्चों की देखभाल उनकी माताएं ही घर पर करती हैं। वाई आर स्टैंडर्ड 2, 4 and 6 गिवन इन पैरेंथिसिस। जो श्लोक मतलब ये स्टैंडर्ड 2, 4 और 6 में कोष्टक क्यों कर दिया गया है। पैरेंथिसिस इज रिमार्क दैट इज एडिड टू अ सेंटेंस ऑफन टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन। कोष्टक एक टिप्पणी है जिसमें अक्सर एक स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए वाक्यों में जोड़ा जाता है।
और आपने देखा था कि 2, 4 और 6 में ब्रैकेट में बात लिखी हुई थी। सो इन स्टैंडर्ड 2, 4 एंड 6 पैरेंथेसिस इज यूज टू डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ चाइल्ड अमांडा टूवर्ड्स हर मदर्स कंटिन्यूस नैगिंग। और इसीलिए यहाँ पर माँ के द्वारा निरंतर जो तरीके से जो उसे सताया जा रहा है उसके प्रति जो प्रतिक्रिया अमांडा ने व्यक्त की है, उस प्रतिक्रिया के वर्णन करने के लिए वहाँ पर पैरेंथेसिस जो है वो यूज़ किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ है, who is a speaker in stanza 2, 4 and 6? Do you think this speaker is listening to the speaker in stanza 1, 3, 5 and 6? 2, 4 और 6 के स्पीकर यानी वक्ता कौन है, और क्या आप सोचते हैं कि 1, 3, 5 और 7 में जो है वह 1, 3, 5 और 7 स्टैंजा में कही गई स्पीकर की बात को वह सुन रही है। द स्पीकर इन स्टैंजा 2, 4 एंड 6 इज अमांडा। 2, 4 और 6 में जो स्पीकर यानी वक्ता है वो अमांडा है। नो, शी इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू व्हाट हर मदर सेज। वह नहीं अपना अटेंशन दे रही कि उनकी माँ उसे क्या कह रही। शी इज़ लॉस्ट हर इन ओन थॉट्स, और वह अपने ही विचारों में खोई है। शी इमेजिन्स हर सेल्फ एज अ मरमेड, एज एन ऑफन एंड रैपेंजल। वो अपने आप को एक जलपरी, एक अनाथ या एक रैपेंजल के रूप में इमेजिन कर रही है। वॉट कुड अमांडा डू इफ़ शी वेयर मरमेड। और क्वेश्चन है कि जो अमांडा है वह यदि एक जलपरी होती तो क्या करती है। द लिटिल गर्ल अमांडा वॉन्ट्स टू बी अ मरमेड एंड द ओनली रेसिडेंट ऑफ द ब्यूटिफुल ग्रीन सी। सी थिंक्स दैट हर लाइफ विल बी वेरी रिलैक्सिंग इन द सी एंड शी विल बी टेकन अवे विद द currents of water. She will be able to enjoy her freedom. The little girl अमांडा जो है वो अपने आप को एक जलपरी बनना रखना चाहती है, एंड द ओनली रेसिडेंट ऑफ द ब्यूटीफुल सी, और वो केवल एक अकेली निवासी बनना चाहती है उस हरे सुंदर समुद्र की। और वह सोचती है कि उसकी लाइफ जो है बहुत ही रिलैक्सिंग होने वाली है समुद्र में, और वह उस समुद्र के धाराओं के साथ क्या है वह बहना चाहती है। शी विल बी एबल टू एंजॉय हर फ्रीडम, और वह योग्य है उस फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए। इज़ अमांडा एन ऑर्फन, वाई डज शी से सो। क्या अमांडा अनाथ है, और उसने ऐसा वह क्यों कहती है। नो, अमांडा इज़ नॉट एन ऑर्फन एज शी इज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग पॉइंटेड आउट बाय वन ऑफ हर पेरेंट्स इन द पोएम। अमांडा अनाथ नहीं है, वो सिर्फ इसलिए ऐसा है सोचती है क्योंकि उसको हमेशा उसके पेरेंट्स के द्वारा पॉइंट किया जा रहा है या उसे मिस्टेक्स के लिए टोका जा रहा है। शी सैड सो बिकॉज शी इज सैड एंड डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस स्कॉल्डिंग एंड नेगिंग विच शी फेसेस बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स। वो इसलिए ऐसा कहती है क्योंकि वो बहुत दुखी है और डिप्रेस्ड है, क्योंकि उसको लगातार तरीके से स्कॉल्डिंग यानी डांटा जा रहा है और उसे परेशान किया जा रहा है जो वो फेस कर रही है अपने माता पिता से। देयरफॉर इसलिए शी फील्स दैट इट वुड हैव बीन मच बेटर एंड पीसफुल इफ़ शी वुड हैव बीन एन ऑर्फन। इसीलिए वो महसूस करती है कि वो ज़्यादा खुश और अच्छा फील करती, पीसफुल फील करती यदि वह एक अनाथ होती। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपेंजल, वाई डज शी वॉन्ट टू बी रेपेंजल। यहाँ पर क्या आपने रेपेंजल की कहानी को आप जानते हैं और वह रेपेंजल क्यों बनना चाहती है। द स्टोरी ऑफ रेपेंजल इज़ अ गर्ल हु इज़ कैप्चर्ड बाय एन ओल्ड विच इन अ टॉवर। ये स्टोरी वो कहाँ, रेपेंजल की स्टोरी जो है वो स्टोरी है जिसमें एक लड़की को रेपेंजल नाम की एक लड़की को परी को जो है एक डायन ने कैद कर रखा था एक टावर में। द ओल्ड विच क्लाइम्स अप द टावर विद द हेल्प ऑफ रेपेंजल्स वेरी लॉन्ग हेयर विच शी लेट्स डाउन फॉर हर थ्रो अ विंडो ऑफ अ टावर। यहाँ पर रेपेंजल के लंबे बालों को के सहारे जो है जो उसने अपने खिड़की से नीचे टावर में लटका रखे थे उससे चढ़ करके एक डायन उस तक पहुँच जाती है। वन डे अ प्रिंस विजिट हर बाय क्लाइंबिंग द टावर विद द हेल्प ऑफ हर लॉन्ग हेयर। एक बार एक राजा प्रिंस यानी राजकुमार विजिट करते हुए उस के बालों के सहारे उस टावर पर पहुंच जाते हैं। व्हेन द विच कम्स टू नो इट दिस, और जब यह डायन को पता चलता है, शी सेपरेट्स बोथ ऑफ देम, तो वो उन दोनों को अलग करती है। बट बोथ रेपेंजल एंड प्रिंस मीट्स आफ्टर अ गैप ऑफ मैनी ईयर्स एंड दे लिव देयर लाइफ हैप्पीली। और बहुत सालों के बाद में फिर भी वे आपस में मिल जाते हैं और एक खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। अमांडा वॉन्ट्स टू बी रेपेंजल। अमांडा यहाँ पर खुद अपने आप को रेपेंजल बनाना चाहती है बिकॉज शी न्यू दैट इन द स्टोरी देयर वॉज नो स्टेयर केस टू एंटर द टावर। क्योंकि वह
वो अपने आप को रेपेंजल बनाना चाहती, क्योंकि उसको कहानी में पता था कि वहाँ कोई सीढ़ी नहीं थी टावर पे जाने की, अंदर पहुँचने की। इट वॉज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ रेपेंजल्स लॉन्ग हेयर। उसको सिर्फ इतना पता था कि रेपेंजल के लंबे बालों के द्वारा ही उस टावर तक पहुँचा जा सकता है। दैट शी वुड लेट डाउन टू हेल्प अदर्स टू क्लाइम, और इसीलिए वह जो है लेट डाउन करना चाहेगी किसी और के हेल्प करने के लिए, चढ़ने की मदद से। अमांडा फील्स दैट लाइफ इन द टावर विल बी वेरी काम एंड नाइस। अमांडा ये महसूस करती है कि टावर में यानी उस ऊंचाई पर जो ज़िंदगी है वो बहुत ही शांत और सुंदर है। एंड ऑल्सो मेक्स इट अ पॉइंट टू नेवर लेट हर हेयर डाउन फॉर एनी वन, एज शी डजेंट वॉन्ट टू गेट डिस्टर्ब बाय विजिटर्स। इसीलिए वो इस बात को पॉइंट करती है कि वो अपने बालों को कभी नीचे नहीं डाउन करेगी, ताकि कोई भी जो विजिटर्स है वो उसको डिस्टर्ब करने के लिए टावर तक ना पहुँचे। वहाँ पर डिस्टर्ब करने की बात किन के लिए बोल सकती है रेपेंजल सॉरी अमांडा अपनी पेरेंट्स के लिए कह सकती है कि वो वहाँ तक उसे ना पहुँचे डिस्टर्ब करने को। क्वेश्चन 8 देखेंगे, व्हाट डज द गर्ल यन फॉर, व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा। लड़की किसके लिए तड़पती है और ये कविता अमांडा के बारे में क्या बताती है। द गर्ल अमांडा यर्न फॉर फ्रीडम एंड पीस, वह एक स्वतंत्रता और शांति के लिए अपनी ज़िंदगी में जो है तड़पती है। शी कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड ऑफ हर मिस्टेक्स, और उसे कॉन्स्टेंटली उसको रिमाइंड कराया जाता है उसकी मिस्टेक्स को। हर पेरेंट्स वांट हर टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ गुड बिहेवियर, उसके पेरेंट्स उसको अच्छे व्यवहार के लिए जो है फॉलो करने के लिए उसे इंडिकेट करते हैं। दे आर डूइंग सो बिकॉज दे वांट देयर चाइल्ड टू बी वेल मैनेज्ड एंड ओबीडियंट। वे ऐसा इसलिए करते हैं कि उनका बच्चा जो है वो वेल मैनर्ड हो और वो आज्ञाकारी हो। बट वाइल डूइंग दिस दे फॉरगेट दैट शी इज़ अ चाइल्ड, पर ये करते समय ये भूल जाते हैं वे कि वो बच्चा है, और एंड शुड बी अलाउड सम फ्रीडम, और कुछ वो स्वतंत्रता भी चाहता है। द पोएट हैज़ ड्रॉन द रीडर्स अटेंशन टुवर्ड्स द कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन हु आर कॉन्स्टेंटली ऑप्रेस्ड बाय देयर एल्डर्स इन द नेम ऑफ गुड बिहेवियर। और यहाँ कवि जो है वो रीडर्स यानी पाठक के मन में ये जागरूकता या अटेंशन लाना चाहते हैं इस कंडीशन के प्रति कि बच्चे भी जो हैं वो लगातार दबाए जा सकते हैं उनके बड़ों के द्वारा, और एक अच्छे बिहेवियर के नाम पर। Read the last stanza. Do you think Amanda is sulking and is moody? आखिरी स्टैंजा को पढ़ो और बताओ कि क्या आपके विचार में अमांडा नाराज रहने वाली और चिड़चिड़ी लड़की है। इन अवर सेंस अमांडा इज़ नॉट मूडी, हमारे सेंस के अनुसार अमांडा मूडी नहीं है। सी फील्स ऑप्रेस्ड, वह केवल एक दबाव महसूस कर रही है। बिकॉज ऑफ हर मदर्स कॉन्स्टेंट नेगिंग, क्योंकि उसकी माँ के द्वारा लगातार परेशान किए जाने पर या टोके जाने पर वो दबाव महसूस कर रही है। सी डजेंट वॉन्ट टू बी पॉइंटेड आउट फॉर सच स्मॉल थिंग्स लाइक क्लीनिंग द रूम, वो इन सब चीज़ों को पॉइंट नहीं करती या नहीं करना चाहती, जैसे कि कमरे को साफ़ करना, सिटिंग स्ट्रेट सीधे बैठना, क्लीनिंग हर शूज़ अपने जूतों को साफ़ करना, कंप्लीटिंग हर होमवर्क को पूरा करना, एट्सेट्रा। She feels that she is not free and is under too constant pressure of trying to be a well behaved girl. वो एक प्रेशर फील कर रही है लगातार दबाव के साथ में कि एक अच्छे व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए, एज पर हर पेरेंट्स डिमांड, जो उनके माता पिता की डिमांड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।